हाय। वेलकम टू @इंग्लिश बाय एस के सुमन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि वर्ब वाला चैप्टर अभी चल रहा है, लास्ट क्लास जो आपका खत्म हुआ था वर्ब वर्ब हुआ था और वर्ब में कुछ इनकम्प्लीट रह गया था कुछ बताने के लिए। जैसे कि जीरंड होता है दोस्तों, ये नॉन फिनाइट वर्ब में आता है। ये जीरंड जो है आपको नॉन फिनाइट वर्ब में आता है, नॉन फिनाइट वर्ब्स में आता है। तो नॉन फिनाइट वर्ब्स के अंतर्गत जितने भी आते हैं, जैसे इन्फिनेटिव वर्ब्स होता है, राइट। इन्फिनेटिव्स आता हो, इन्फिनेटिव्स में कितने प्रकार से मैंने बताया था। इन्फिनेटिव्स में मैंने बताया था आपको टू इन्फिनेटिव्स, फिर बताया था बेयर इन्फिनेटिव्स, फिर बताया था स्प्लिट इन्फिनेटिव्स, और फिर ये जीरंड, राइट। तो ये सब जो पार्ट है, इन्फिनेटिव्स वाले पार्ट और ये जीरंड वाले पार्ट, ये दोनों आपको नाउन का वर्क करता है। ये नाउन के इक्विवेलेंट होता है। किसके? जीरंड अगर हम किसी भी सेंटेंस में यूज करेंगे तो वह किसके इक्विवेलेंट होता है? इट इज एन इक्विवेलेंट ऑफ नाउन, राइट। तो ये नाउन के इक्विवेलेंट होता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जीरंड बनता कैसे है। जीरंड आपका बनेगा जैसे कि ये फर्स्ट फॉर्म होता है, अब प्लस आईएनजी होगा, तो ये जीरंड बनता है। मूल रूप, मूल फॉर्म जो होता है वर्ब का, जो मूल फॉर्म होता है, जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का, उसमें आईएनजी जब हम लोग लगाते हैं तो वह जीरंड का काम हम लोग उससे कर लेते हैं। तो जीरंड जो होता है वह नाउन के इक्विवेलेंट होता है। दैट मीन्स इसका यूज जो है हम लोग दो प्लेस पर कर सकते हैं। वह या तो सब्जेक्ट के पोजीशन पर यूज हो सकता है या ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर यूज हो सकता है। तो I have already written a couple of sentences on the board, तो you can look at here कि यहाँ पर तो दिया हुआ है कि जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि रीडिंग इज माय पैशन। तो मतलब क्या हुआ? रीडिंग मेरा क्या पैशन है, तो रीडिंग करना जो है मेरा क्या है? पैशन है। तो रीडिंग फर्स्ट फॉर्म अब प्लस आईएनजी यूज हुआ। तो जैसा कि फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो होता है तीन फॉर्मेट में बटा हुआ रहता है। तीन फॉर्म में, एक फर्स्ट होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसको लेकर के हमें चलना होगा। तो ये वाला पार्ट जो है आपका सब्जेक्ट कहलाता है और ये वर्ब होता है और ये वाले पार्ट आपके क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। तो जैसा कि मैं बताया था पिछले क्लास में, यहाँ पर इज जो है किस चीज का वर्क कर रहा है? यहाँ पर इज मेन वर्ब का वर्क कर रहा है। तो मेन वर्ब का जो दूसरा नेम आप जानते होंगे, लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब, क्लियर? इसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और लिंकिंग वर्ब्स के बाद आप देखे होंगे लास्ट क्लास में मैंने फिर बताया था, मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि लिंकिंग वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट यूज होता है तो वह ऑब्जेक्ट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको अगर लिंकिंग वर्ब के बाद अगर हटा दिया जाए तो वह सेंटेंस क्या हो जाता है? मीनिंगलेस हो जाता है। मीनिंगलेस हो जाता है। जैसे कि रीडिंग इज, इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। पढ़ना है, क्या सेंस निकल रहा है? कुछ सेंस नहीं निकल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं यहाँ पर दोस्तों टीचर, अगर लिखो यहाँ पर द टीचर, द टीचर teaches, the teacher teaches us। तो इस यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट हो गया? द टीचर, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और यहाँ पर टीचेज फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, अब प्लस ऑब्जेक्ट है। अगर दूसरे मेन वर्ब की बात करें हम लोग, तो मेन वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट को हटा भी देते हैं तो इसका मीनिंग फिर भी, इसका सेंस निकलता है कि टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। ठीक है, टीचर क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। अब किसको पढ़ाते हैं? तो हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो टीचर पढ़ाते हैं तो इसका एक सेंस निकलता है कि टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन वही अगर इस मेन वर्ब के प्लेस पर अगर लिंकिंग वर्ब हम यूज कर देंगे और लिंकिंग वर्ब यूज करने के बाद इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं हटा दूं तो यह क्या हो जाता है? मीनिंगलेस हो जाता है। मीनिंगलेस हो जाता है। तो लेकिन अगर मेन वर्ब
के बाद वाले ऑब्जेक्ट को हटाते हैं, फिर भी इसका कंसेप्ट क्लियर रहता है कि टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जीरंड का यूज हम लोग सब्जेक्ट के पोजीशन पर भी कर सकते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी जीरंड। तो सब्जेक्ट के पोजीशन पर आप बोलेंगे कि ये तो वर्ब हो गया, जीरंड क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये वर्ब नहीं है दोस्तों, ये वर्ब जो है, एक जीरंड एक ऐसा वर्ब है जो नाउन के इक्विवेलेंट होता है, नाउन के समकक्ष होता है। और हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट के पोजीशन पर हम लोग दो ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं, या तो नाउन यूज कर सकते हैं या प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, राइट। दो ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दीज टू वर्ड्स वी कांट यूज एनी काइंड ऑफ वर्ड्स, राइट। किसी ये दोनों वर्ड्स को छोड़ करके सब्जेक्ट के पोजीशन पर हम लोग दुनिया का कोई वर्ड्स यूज कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये जो रीडिंग है नाउन के इक्विवेलेंट होता है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, नाउन हो गया, राइट। तो ये सब्जेक्ट के पोजीशन पर इसको मैं यूज कर सकता हूं। उसके बाद है आई एम फॉन्ड ऑफ पेंटिंग। ठीक है, मुझे पेंटिंग का क्या है, शौक है। तो पेंटिंग जो है दोस्तों, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर यूज किया गया है, और पेंट प्लस आईएनजी है, तो ये पेंटिंग है, पेंटिंग है, राइट, पेंटिंग है। तो इसको जो है हम लोग जीरंड के रूप में यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। तो जीरंड का यूज आप अब समझ सकते हैं कि जीरंड का यूज जो है हम लोग सब्जेक्ट के पोजीशन पर भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। और भी कुछ, जैसे कि वॉक होता है, वॉक होता है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। मूल फॉर्म क्या हो गया, V1 अब प्लस आईएनजी, वॉकिंग इज गुड फॉर, वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, ऐसा मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो वॉकिंग किस पोजीशन पर है, यहाँ पर वॉकिंग है आपका सब्जेक्ट के पोजीशन पर। ये आपका लिंकिंग वर्ब हो गया, तो इसको हम लोग लिंकिंग वर्ब, दैट मीन्स एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब जो मेन वर्ब का काम करता हो, मेन वर्ब का काम करता हो, उसी को हम लोग लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म जो यूज किया, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये क्या हो गया आपका, जीरंड हो गया, जीरंड हो गया, जो कि जीरंड जो है नाउन के इक्विवेलेंट है। क्लियर, इतना तो क्लियर हो गया होगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हम आते हैं कुछ ऐसे वर्ब्स के पास, राइट, कुछ ऐसे वर्ब्स के पास जो, राइट, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीरंड एंड इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव में चाहे वह 2+V1 हो, या बेयर इन्फिनेटिव हो, स्प्लिट इन्फिनेटिव हो, ये सभी नाउन के इक्विवेलेंट होता है दोस्तों। तो नाउन के इक्विवेलेंट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि ऑक्सिलरी वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब, कुछ ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब का काम करता है, राइट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, राइट। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ सेंटेंसेज, कपल ऑफ सेंटेंसेज मैं लिखूंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है 2+इन्फिनेटिव, 2+इन्फिनेटिव्स, यहाँ पर 2+इन्फिनेटिव्स है, और फिर 2+इन्फिनेटिव्स, और उसके बाद आपको इसके साथ मिलेगा आपको लिंकिंग वर्ब, वर्ड। जैसे कि हम बोलते हैं, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल में मैं आपको जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो है आई हमेशा कौन सा वर्ब लेता है, आई हमेशा जो है प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। जनरली आई हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, और पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई सिंगुलर वर्ब लेता है, राइट। तो आई यहाँ पर प्लूरल वर्ब, डू जो है आपका कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन
यह कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग। और डू और डज हमेशा, अगर डू डज डिड किसी भी सेंटेंस में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर किसी भी दुनिया के किसी भी सेंटेंस में डिड, डू और डज अगर आता है तो वह हमेशा उस सेंटेंस में कौन सा फॉर्म लेता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, राइट, चाहे वह पास्ट हो या प्रेजेंट हो। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर टू प्लस V1 का यूज हुआ, टू प्लस V1 का यूज हुआ। इसमें एक बात और आपको समझना होगा कि वांट के बाद अगर कोई वर्ब वाले फॉर्म आते हैं तो वांट अपने बाद जो है वर्ब, उस वर्ब से पहले अपने बाद जो है क्या लेता है? टू प्रीपोजिशन, टू ले लेता है यहाँ पर। और टू यहाँ पर प्रीपोजिशन का वर्क नहीं कर रहा है। टू यहाँ पर, टू एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से मिल करके या एक कंप्लीट टू इन्फिनेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव, यहाँ पर ये इन्फिनेटिव का वर्क करता है, इन्फिनेटिव्स का वर्क कर रहा है। और आप जानते हैं कि इन्फिनेटिव जो होता है नाउन के इक्विवेलेंट होता है। तो मेन वर्ब आपका क्या हो गया? वांट हो गया। तो आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूं। तो ये टू प्लस V1 क्या हो गया? आपका इन्फिनेटिव हो गया। आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता। अगर इसी के साथ अगर मैं आपको बोलूं कि सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज करूं, अब प्लस नॉट, नॉट तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि डू डज का यूज हम लोग दो ही तरह के सेंटेंसेस में करते हैं, या तो वह आपका इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस होता है या नहीं तो आपका नेगेटिव टाइप का सेंटेंस। दो ही तरह के सेंटेंस में हम लोग डू और डज का यूज करते हैं, राइट। तो डू और डज का यूज करने के बाद हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं वांट का यूज करके, वांट का यूज करेंगे। अगर इसके बाद नाउन या प्रोनाउन, ये सब नाउन और प्रोनाउन ये सब etc अगर ये सब आता है तो इससे पहले जो है हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे आई डोंट वांट योर रिस्पेक्ट, मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट योर रिस्पेक्ट। यहाँ पर हमने टू का यूज नहीं किया। टू का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके बाद जो है कोई वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रहा है जो टू मिल करके इन्फिनेटिव बना ले। तो वांट के बाद टू का यूज तब ही करेंगे जब कोई फर्स्ट फॉर्म वाले वर्ब आने वाला हो, अदरवाइज वांट के बाद हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। ये एक समझने वाली बात है। इससे क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वांट के साथ टू लगा करके भी और वांट के साथ बिना टू का भी, ये दोनों याद रखना है आपको। और नेक्स्ट आपके पास समझने के लिए जो है एक और चीज़ें हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होता है। किसको हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मानते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब्स, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते कितने हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं तीन ही होते हैं। क्या क्या सब होता है? डू होता है, राइट, बी होता है और हैव होता है दोस्तों। इनका जो फॉर्म होता है डू का, जैसे कि डू का जो फॉर्म होता है ये भी आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में बटा हुआ रहता है। जैसे हम लोग फर्स्ट फॉर्म होता है इसका डू होता है, इसका जो हो जाता है आपका डिड होता है। यहाँ पर हम लोग डन का यूज करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जब मेन वर्ब का वर्क करता हो तो उस कंडीशन में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का जो रूप होता है वह होता है डू, डिड, डन। और फोर्थ फॉर्म आप इसका भी फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं जैसे कि डूइंग हो गया, और फिफ्थ फॉर्म जैसा कि डज होता है। क्लियर? तो स्पेशली डज का यूज हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फिफ्थ फॉर्म का यूजेज जो है हम लोग किस में करते हैं? फिफ्थ फॉर्म का यूजेज हम लोग स्पेशली जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं। और डिड का यूज हम लोग, सेकेंड फॉर्म है ये, तो डिड का यूज यानी सेकेंड फॉर्म का यूज जो है हम लोग स्पेशली हम लोग किसके साथ करेंगे? किसके साथ करेंगे? सिंपल पास्ट के साथ करेंगे। और फर्स्ट फॉर्म का यूज हम लोग प्रेजेंट में, पास्ट में करते हैं। लेकिन एक विल और शैल मॉडल वर्ब के साथ भी जो है हम लोग डू का यूज करते हैं,
राइट, जिससे फ्यूचर प्लानिंग का बोध होता है। और थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग हैव हैज हैड के साथ करते हैं। थर्ड फॉर्म का यूज हम लोग दोस्तों पैसिव फॉर्म में भी करते हैं, चाहे वह किसी भी टेंस का पैसिव फॉर्म हो, उसके साथ हम लोग जो है थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। पूरे पैसिव में जो है थर्ड फॉर्म यूज होता है। क्लियर। और उसके बाद फोर्थ फॉर्म तो आप जानते हैं कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। उसके बाद अगर बी का यूज किया जाए तो बी, वॉज और बिन, बी, वॉज, बिन, बीइंग और बीस, ये फॉर्म होता है इसका। और जैसे हैव का है दोस्तों, हैव, हैड और हैड भी आता है यहाँ पर, हैविंग और फिर हैज होता है। तो हैज आपका कौन सा फॉर्म हो गया, यहाँ से ये पता चलता है दोस्तों कि हैज जो है आपका फिफ्थ फॉर्म हो गया। और हैज जो है सिर्फ व सिर्फ हम लोग किसके साथ यूज करेंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज करेंगे। क्लियर, हैज का यूज। और फिर हैविंग का यूज कंटिन्यूस में यूज कर लेते हैं। और सेकंड, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म ये दोनों का जो होता है सेम ही होता है। तो हैव के साथ जो है हैव, हैड, हैविंग, हैज। तो जब कभी भी हम लोग इस प्राइमरी, इन तीनों प्राइमरी वर्ब को, इन तीनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग जब मेन वर्ब यानी लिंकिंग वर्ब के तरह इसका अगर हम यूज करें, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में हम लोग सेट करके अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेंसेज और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इस तरह के वर्ड को यूज कर सकते हैं। क्लियर। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, तो माइंड में ये सेट रखना है दोस्तों कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, तीन ही होते हैं। क्या सब होता है, डू, बी और हैव होता है। और तीनों का फॉर्म जो है रन करता है। कभी कभी ये तीनों जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, कभी कभी या मेन वर्ब का काम करता है, तो कभी कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। क्लियर। तो अब हम लोग देखेंगे जैसे कि इज का यूज हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ एक बार करके देख लेते हैं। इज का यूज हम लोग एक मेन वर्ब के साथ करके देख लेते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ इज का जब यूज करेंगे तो कुछ सेंटेंसेस से आपको समझना होगा। जैसे कि माई क्लास टीचर, माई क्लास टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। मेरे क्लास टीचर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को टीचिंग, स्टूडेंट्स या टीचिंग द स्टूडेंट्स, मेरे क्लास टीचर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो माय क्लास टीचर, तो माय क्लास टीचर जो है यहाँ पर दोस्तों ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इज यहाँ पर जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इज के बाद भी एक वर्ब यूज हुआ, तो ये जो है आपका मेन वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर मैं सेकेंड सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पर, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तो ही यहाँ पर कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका ही जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, वह एक टीचर है। और ये आपका वर्ब हो गया, है ना। यहाँ पर ये वर्ब दो तरह के यूज हुए हैं, वर्ब हो गया और ये आपका पार्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे गौर से तो यहाँ पर इज के बाद जो है मेन वर्ब यूज नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इज के बाद जब मेन वर्ब यूज नहीं हुआ तो यही मेन वर्ब का काम कर रहा है, यही मेन वर्ब का काम कर रहा है आपका। ठीक है। अगर आपके यहाँ पेरेंट्स नहीं हैं, अभी एब्सेंट हैं, तो आप क्या करते हैं, आप ही मेन हो जाते हैं। अगर कोई आता है तो क्या बोलते हैं, आते हैं अगर कोई तो क्या बोलते हैं आप, बोलिए ना, मैं ही हूँ डिसीजन मेकर। तो अगर आप, इफ यू आर एबल टू टेक डिसीजन, देन यू आर अ मेन, यू आर अ मेन पर्सन ऑफ दैट फैमिली। तो इज यहाँ पर किस चीज का रोल प्ले कर रहा है, इज जो है इट प्लेज द रोल ऑफ मेन वर्ब। ये जो है इज किसका रोल प्ले कर रहा है, मेन वर्ब का। यही प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जब मेन वर्ब का रोल प्ले करता है तो इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। इसमें एक और मेन पार्ट ये होता है दोस्तों, जैसे कि आप अगर टेंसेस
बनाना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको कुछ प्रॉब्लम होगा। जैसे कि टीचर अगर पढ़ाएंगे या मेरा वीडियो आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में रन करेगा। क्या क्वेश्चन रन करेगा? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर टेंसेज में डू, डज और डिड, इस तरह के डू, डज, डिड और विल भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, शैल भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। इस तरह के अगर हेल्पिंग वर्ब अगर आपको दिखाई दे तो इसके साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? बेस फॉर्म, जिसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद इज आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, राइट। उसके बाद इनमें और एक कुछ ऐसे वर्ब यूज करते हैं जैसे कि विल बी होता है, टेंसेज में विल बी होता है, शैल बी होता है, शैल बी होता है, राइट। उसके बाद जो है इसमें एक कॉन्टिन्यूस का भी आता है जैसे कि हैज हैव, हैज या हैड के साथ अगर दोस्तों बिन लगा हुआ है, बिन लगा हुआ है और आपका सब्जेक्ट अगर लिविंग थिंग्स है, इसके साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? इस तरह का स्ट्रक्चर में अगर इस तरह के हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे तो वहां पर जो मेन वर्ब होगा वह क्या होगा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। क्लियर? उसके बाद जो है यहाँ पर किसका किसका यूज किया मैंने। उसके बाद आपको इस तरह का जब हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, हैव, हैज या हैड, बिना बिन लगा हुआ, बिना बिन लगा हुआ, इस तरह के अगर हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिले, राइट, ये थर्ड है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? हमेशा आंख मूंद करके हम लोग यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट। तो हमने कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ये 5 फॉर्म्स होते हैं। तो कौन कौन सा फॉर्म्स आपका यूज हो गया? तो ये फर्स्ट फॉर्म यूज हो गया, उसके बाद फोर्थ फॉर्म आपका यूज हो गया, उसके बाद जो है थर्ड फॉर्म यूज हो गया, बच गए क्या? सेकेंड फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, राइट। सेकेंड फॉर्म जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि सेकेंड फॉर्म जो है आपको सिंपल पास्ट में यूज होता है। सिंपल पास्ट मीन्स हो गया जिसको आप अपने लैंग्वेज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो है यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म, ये आपको स्पेशली जो है सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, इसको माइंड में रखेंगे हम लोग, राइट। जो फॉर्म वर्ब का स्पेशली किसी एक पर्टिकुलर टेंसेज में यूज होता है उसका मैंने बता दिया, सिंपल पास्ट है वह और सिंपल प्रेजेंट है। बाद बाकी जो है सभी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ यूज होता है और ये दोनों विदाउट हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है, राइट। ये सब आपको दोस्तों ग्रामर में नहीं मिलेगा, ठीक है। ग्रामर में बहुत तरह के रूल्स लिखे रहते हैं और रूल्स में जो है आप पढ़ते पढ़ते सारे रूल्स पढ़ करके आप खो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आता है? पढ़ाते पढ़ाते एक टीचर को जो है ये एक्सपीरियंस हो जाता है कि स्टूडेंट्स क्या नहीं समझ पा सकते हैं ग्रामर पढ़ने के बाद, ठीक है। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्या है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे कि कहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है नॉलेज में स्कार्सिटी होता है, कहाँ पर लैकिंग ऑफ नॉलेज हो जाता है, तो वो चीज़ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब जो है हम जो भी कुछ बताएंगे आपको, लास्ट वीडियो में भी बोला मैं आपको, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जितने भी सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्ब्स पूछे जाते हैं उसको मैं क्लियर करूंगा। तो उससे पहले जो है आपके वर्ब्स का जो बेसिक फॉर्म होता है, वर्ब का जो बेसिक कंसेप्ट होता है, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं इसको क्लियर करना ज़्यादा अच्छा समझा, राइट। तो अब मेरे वीडियो को कंटिन्यू जो है आप मेरे वीडियो को पा सकते हैं जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बन चुका है, तो आप उस वीडियो को रेगुलरली देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।